सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको वीरेन डंगवाल द्वारा रचित तोप नामक कविता पढ़ाऊंगी। तोप जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता लगता है, तोप का मतलब वह बारूद को भेजने की कला, भेजने का यंत्र जो कि हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तोप यानी बारूद फेंकने का, गोला फेंकने का यंत्र, उसको बोलते हैं तोप। तो इस तरह से वीरेन डंगवाल ने तो कविता के माध्यम से बताया कि कोई कितना भी अत्याचारी हो, कितना भी अन्याय करने वाला हो, एक न एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। इस पाठ के माध्यम, इस कविता के माध्यम से ये बात हम समझेंगे। आप अपने अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। देखिए, वीरेन डंगवाल 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में जन्मे वीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। समाज में साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशिष्टता मानी जाती है। उन्होंने ऐसी ही बहुत सी चीज और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं से लिखी कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हुआ। वीरेन डंगवाल का जन्म उस समय हुआ जब हमारा भारत देश आजाद होने वाला था। तो उस समय भारत के और ये जब कविताएं लिखते थे तो कविताओं के लिए उन चीजों को, उन दृश्यों के बारे में लिखते थे जिनको हम देखकर भी अनदेखा करते थे। हम अब जैसे उन्होंने तोप के बारे में लिखा, तो हम क्या तोप के ऊपर कविता लिख सकते हैं? तो जो लोग देखते हैं लेकिन देखकर उसके बारे में अनदेखा कर लिख नहीं पाते, ऐसे दृश्यों को, ऐसी चीजों के बारे में मैंने अपनी कविता का संग्रह किया और तोप कविता इसी का ही एक। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा। प्रतीक और धरोहर क्या चीज है? ये ऐसी 2 चीज होती हैं। एक है धरोहर। धरोहर का मतलब होता है हमारी संस्कृति को जो शो करे, दिखाए। पूर्वजों के द्वारा जो चीजें बनाई गई, महल है या कोई भी चीजें हैं जो कि ऐतिहासिक रही हैं, उन ऐतिहासिक चीजों को देखकर हमें अपने पूर्वजों के ऊपर जो गुजर चुके हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग थे जो गुजर चुके हैं, उन लोगों की सोच के ऊपर हमें गर्व होता है। वो धरोहर होती है, उसको धरोहर बोलते हैं। धरोहर मतलब हमें जो मिली विरासत में चीजें। एक होता है प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है जिन चीजों से हमें महसूस हो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा क्या गलती हो चुकी है, और वह गलती हमें बताती है कि उनकी गलती के कारण आज तक भी हम क्या दुख सहन कर रहे हैं। एक होता है जिसके बारे में सुख महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। एक होता है जिसके बारे में उनकी गलतियों का पता लगता है। इस तरह से धरोहर और प्रतीक को माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे 2 प्रतीकों का चित्रण है। पाठ में याद दिलाता है कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई। भारत ने उनका स्वागत ही किया, लेकिन करते कराते हमारी शासक में बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोप भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें प्रतीकों के बहाने
यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी आप पाँव न जमा नहीं पाए जिसके इरादे नेक न हो और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम इस पाठ की तो आ रही है। अब बताया गया तोप कविता में क्या बताया गया है कि तोप के माध्यम से कवि बता रहा है कि जब हम तोप को देखते हैं तो ये तोप जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ करता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, उस समय ब्रिटिश लोग व्यापार करने के लिए आने पर हमने इनका स्वागत किया, हमारे देश में आप व्यापार कीजिए, लेकिन व्यापार करते कराते ये हमारे राजा बन बैठे, शासक बन बैठे और शासक बनकर हमारे देश को लूट लूट कर अपने देश को सामान भेजने लगे और हम भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने लगे। इन्होंने कई बाग बनवाए, गार्डन बनवाए, कई तोप बनवाई। बाग धरोहर का प्रतीक है, तोप प्रतीक है। प्रतीक का मतलब यह तोप हमें याद दिलाती है। इस तोप के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो जाबाज निकले थे, अपने अपनी जान को हथेली पर रखकर इस भारत को स्वतंत्र करवाने के उद्देश्य से जितने भी स्वतंत्रता सेनानी निकले, उन स्वतंत्रता सेनानियों को मारने का काम किया इस तोप ने। तो ये तोप हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों से क्या गलती हुई। हमारे पूर्वजों से गलती हुई कि बाहर के लोगों को यहाँ व्यापार करने का मौका दिया। दूसरी गलती हुई, हमने उन पर विश्वास किया और उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हमें अपने ही लोगों से भिड़वाया और हमसे चूक हुई कि हमने एक दूसरे से लड़ाई की और इसका फायदा उन लोगों ने उठाया। तो यह जो तोप है, आज भी यदि हम किसी बाहर की कंपनी को अपने देश में व्यापार करने को देते हैं तो व्यापार करके जाए, वहीं तक ही सीमित रखना चाहिए। वो हम पर शासक बने ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर से वही स्थिति हो जाएगी जो हमारे पूर्वजों ने गलती की। वो गलती हमें सिखाती है, वो तो हमें बता रही है कि आप यदि आज भी ऐसे ही रहे जैसे पिछले बार हमारे पूर्वजों ने गलती की, यदि हमने वही गलती की तो ऐसी ही तोप फिर से बनेंगी। ऐसी ही तोप से हमारे जैसे हजारों, हमारे पूर्वजों स्वतंत्रता सेनानियों से हजारों लोगों को मौत के घाट उतारेंगे। आज तोप निस्तेज पड़ी है, उसका प्रभावहीन है, उसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन उस समय उसका बहुत प्रभाव था, हजारों संख्या में लोगों को मारने के काम। साथ ही हमें बताती है कि एक न एक दिन अन्याय का खात्मा होता ही है। यही इस पाठ में आपको और हमको सीख मिलती है। निकालिए आप तो कविता। कंपनी वार के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के छज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया भी अक्सर करती हैं गपशप, कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना पड़ता है उसका मुंह बंद। बनाया कुछ? जल्दी पहले शब्दार्थ लिख लेते हैं, फिर समझ लिखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ, शब्द का अर्थ नंबर वाइज लिखते जाइए। कंपनी बाग के मुहाने पर, मुहाना मतलब होता है द्वार, मुहाना, मुहाने पर लिख लो तुम इसी के हिसाब से, मुहाने पर यानी द्वार। द्वार जानते हैं ना, दरवाजा, द्वार पर प्रवेश द्वार लिख लो, मुहाना मतलब प्रवेश द्वार, जहाँ एंट्री करते हैं,
प्रवेश द्वार पर धर रखी है। धरना मतलब रखना, या धर दे बोलते ना, धर मतलब होता है रखी हुई या रखना। धर रखी है, धर रखी हुई है। यह 1857 की, तो इसकी होती है बड़ी संभाल का मतलब लिखिए आप, देखभाल, रख रखाव होती है, इसका देखभाल होती है संभाल। विरासत में मिले, विरासत का क्या मतलब होता है? पूर्वजों के द्वारा जो धन संपत्ति मिलती है उसको विरासत कहते हैं। तो लिखो, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति और या वस्तु, दोनों ही चीज हो सकती है ना, संपत्ति या वस्तुएं, दोनों ही बात को विरासत बोलते हैं। महल में मिले, कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी मतलब होता है यात्री, सैर करने आने वाले लोग, यात्री, मुसाफिर, यात्री, सैलानी। उन्हें बताती है ये तो कि मैं बड़ी जबर मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर, जबर। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे सूरमाओं के छज्जे। सूरमाओं मतलब होते वीरों, बहुवचन में, इसलिए आप बहुवचन लिख लीजिए, वीरों, सूरमाओं के, वीरों के उड़ा दिए थे मैंने छज्जे। अपने जमाने में, जमाना मतलब समय, जमाना, इसमें जमाना मतलब समय या दुनिया भी होता है जमाना मतलब, लेकिन यहाँ पर समय के अर्थ में है, समय। वैसे तो युग को ही बोलते हैं, युग। अब तो बहरहाल धैर्य है ना, अक्सर छोटे लड़कों की घुड़सवारी के, एक देखो, सूरमाओं के झज्जे मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट करना, खत्म कर देना, नष्ट भ्रष्ट करना, छिन्न भिन्न कर देना है ना, नष्ट भ्रष्ट करना। ऊपर बैठी गौरैया, फारिग यानी फ्री होकर, फारिग मतलब होता है मुक्त, जिनसे मुक्त हो जाती हूँ, फ्री हो जाती हूँ, मुक्त होना, फारिग। और कंपनी बाग का मतलब है जब भारत गुलाम था, तो गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर अनेक बाग बनवाए गए थे। उन बागों में कानपुर का जो एक बाग है जिसका नाम है कंपनी बाग। इन्होंने जितने भी बाग बनवाए ना, उनमें से ज्यादातर के नाम कंपनी बाग है। जैसे कि अंबाला में भी एक बाग है जिसका नाम कंपनी बाग है। कंपनी का मतलब था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बाग बनवाए उनको अपने नामों से इन्होंने नाम दिया। ठीक है, पढ़े ना? देखिए, कंपनी बाग के मुहाने पर, इस जो कविता है इसमें ऐसा बहुत भावार्थ नहीं है, लेकिन समझने की बात है, तुक नहीं है लास्ट में, जैसे गद्य जैसा ही इसको लिखा गया है समझने के लिए। कवि कहते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है 1857 की तोप, कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर 1857 की क्रांति, याद है आप लोगों को 1857 की क्रांति? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, पता है ना? तो 1857 की
स्वतंत्रता संग्राम के प्रयोग में लाई गई तोप यहाँ रखी गई है। कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर जहाँ एंट्री करते हैं, कंपनी बाग का जो प्रवेश द्वार है वहां पर 1857 की क्रांति संग्राम में प्रयोग लेने वाली इस तोप को वहां पर रखा गया है। इसकी होती है बड़ी संभाल। कंपनी बाग हमें कहां से मिला है? विरासत के रूप में मिला है। किससे? अंग्रेजों से। विरासत के रूप में ना, कंपनी बाग की कोई कमी थोड़ी, विरासत है, धरोहर है, लेकिन वह तोप प्रतीक है। किसका? अत्याचारियों का प्रतीक। तो इस तरह से इसकी होती है बड़ी संभाल। इस तोप को हमने विरासत के रूप में प्राप्त किया है, विरासत में मिले, तो इस तोप को हमने विरासत में, हमें कंपनी बाग की तरह विरासत में मिली है। कंपनी बाग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे लिए आज विरासत के रूप में, हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो भी हमारे कभी पूर्वज रहे, तो पूर्वजों के द्वारा मिली गई विरासत है। और उस कंपनी बाग में जो तोप रखी है, उस तोप को साल में चमकाई जाती है 2 बार। बहुत संभाल, बहुत देखभाल की जाती है उसकी। कब? सिर्फ साल में 2 बार, बाकी के समय नहीं। बाकी के समय धूल उड़ी रहती है। करीब इसकी होती है बड़ी संभाल, इसकी सिर्फ 2 बार देखभाल होती है। कब 2 बार चमकाया जाता है इसको? कब साफ सुथरा किया जाता है? एक तो 15 अगस्त को, एक 26 जनवरी। क्यों किया जाता है? जिससे जो सैलानी आते, जो लोग आते हैं, वो देखें और जाने कि अत्याचार का एक ना एक दिन खात्मा, अंत जरूर होता है। ये प्रतीक है, हमारे ऊपर मिले दुखों का प्रतीक है। ये प्रतीक है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके आगे अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो ऐसी इस शक्तिशाली का मुंह बंद किया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों। तो ये हमारे अंदर जोश पैदा करते हैं कि हम भी अपनी स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बने। तो इस तरह से यह तोप को 2 बार चमकाया जाता है, प्रतीक के रूप में है, और ये कंपनी बाग धरोहर के रूप में है। और धरोहर में रखी हुई यह प्रतीक को 2 बार, साल में 2 बार ही चमकाया जाता है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। इसकी सफाई का ध्यान रखा जाता है सिर्फ 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के झज्जे अपने जमाने में। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, सैलानी मतलब यात्री। सुबह शाम अर्थात सुबह से लेकर शाम तक कंपनी बाग लोगों के लिए खुला रहता है, हर गार्डन खुला होता है लोगों के लिए। तो ऐसे उस गार्डन में, सार्वजनिक गार्डन है वह, तो सार्वजनिक मतलब सब लोग वहां आ सकते हैं, कोई धर्म विशेष की नहीं। तो ऐसे सार्वजनिक जगह पर उस बाग में सुबह से शाम तक अनेक यात्री आते हैं। उन्हें बताती है तोप में बड़ी जबर थी। उन्हें क्या बताती है? प्रतीक है वो, क्या बता रही है? मैं अपने जमाने में 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, जब ब्रिटिश लोग थे, उस जमाने में मैं बहुत शक्तिशाली थी। उसने बताती है तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के झज्जे। मैंने अनेक सूरमाओं के, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के वीर लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, एक झटके में मार दिया। मैं इतनी शक्तिशाली थी हूं नहीं, मैं इतनी जबर थी, इतनी शक्तिशाली थी कि 1857 की क्रांति के समय मैंने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उनके झज्जे उड़ा दिया था, उनको छिन्न भिन्न कर दिया। जब तोप चलती थी तो बारूद निकलता था, बारूद निकलता था तो हजारों हजारों हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ने आते थे उनको मार दिया जाता था, उनकी परखच्चे हो जाते थे। झज्जे मतलब था परखच्चे हो जाना। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों को घुड़सवारी से अगर वह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। अब मैं बहुत दुखी अवस्था में खड़ी हूँ। कभी मैं इतनी शक्तिशाली थी कि लोग मुझे दूर से देखकर डर कर भाग जाते थे, हजारों लोगों को मैंने जान से मार दिया, लेकिन आज मैं अपरवश हूँ, दुखी हूँ,
और दुखी होने के कारण एक जगह पड़े हुए मुझे डेली भी साफ नहीं करता। अब इस पर जो बच्चे आते हैं, जो बड़े बड़े लोग मुझसे डरते थे, अब तो छोटे बच्चे भी मुझसे डरते नहीं हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से, अगर छोटे बच्चे आते मेरे ऊपर बैठते और घुड़सवारी, जैसे घोड़े के ऊपर बैठकर टिक टिक करके, ऐसे मेरे ऊपर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। वह यह है फारिग हो, और जब बच्चे उतर जाते हैं, जब मुझे फ्री कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, मैं उनसे फारिग हो जाती हूँ, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया अक्सर करते हैं। तो बच्चे नहीं बैठते तो चिड़िया आ जाती हैं। चिड़िया चंद्रबिंदु है, इसका मतलब बहुवचन। बहुत सारी चिड़ियाएं आकर बैठ जाती हैं और चीं चीं कर एक दूसरे से बातें करती हैं। अरे बच्चे तो छोड़ो, जानवर तक भी मुझसे नहीं डरते, पक्षी पक्षी भी मुझसे नहीं डरते। ऐसी बेबस हूं अभी मैं। और कभी कभी शैतानी में इनके भीतर घुस जाते हैं, खासकर गोरियां। और जो तोप का मुंह है, देखा ना आपने तोप कैसे होते, तोप की जो नाल है, जो मुंह है, लंबा सा जो नाल रहती है जिससे बारूद निकल कर जाता था, तो उसकी जो नाल है, जो मुंह है, उस मुंह में कभी कभी जो गौरैया है, जो शैतानी करने के मूड में आती है, तो गौरैया अंदर घुसकर उसको अंदर जाकर शोर मचाती है, शैतानियां करती है, नटखट है। क्यों? क्योंकि अब किसी के मन में उसका भय नहीं है। ये वे बताती है कि दरअसल किसी भी बड़ी हो तो, दरअसल मतलब अक्सर या हमेशा, वे बताते हैं कि तोप कितनी भी बड़ी हो, एक दिन तो होता है उसका मुंह बंद, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। क्या भाव है? अर्थात कितना भी अत्याचारी हो, शक्तिशाली हो, कितना भी अन्याय करने वाला कोई भी वस्तु हो, मनुष्य हो, मनुष्यों का समूह हो, कि कोई आदमी हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। अर्थात एक ना एक दिन उसको शांत होना ही पड़ता है, उसको अन्याय बंद करना ही पड़ता है, अत्याचार बंद करना ही पड़ता है। यही इस पूरे पाठ में बताया है। और क्या बताया गया इस पाठ में? इस पाठ में बताया गया है कि अब जो तोप है बिल्कुल निस्तेज पड़ी है, और निस्तेज पड़ जाने के कारण इसका जो अतीत था, वह अतीत तो गौरवशाली था इसके लिए, इसने हजारों लोगों को मारा था। आज इसका वर्तमान निस्तेज है, आभाहीन है, तेजहीन है, कोई उसको प्रभावहीन है, कोई उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को इस पाठ में दर्शाया गया है। और बताया गया है कि कितनी इसने चाहे कितनी ही शूरवीरों की छज्जियां उड़ा दी, कितने ही शूरवीरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पर खच्चे उड़ा दिए, जिन शूरवीरों का अता पता भी नहीं लगता था। आज शूरवीर तो क्या, बच्चे क्या, पशु पक्षी भी इससे डरते हैं। तो आज हम लोगों को अपने पूर्वजों के द्वारा की गई गलती को, जो कि उन्होंने ही सुधारी, हमने नहीं सुधारी, आज यह प्रतीक के रूप में तो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा उन्होंने जो गलती की, उन्होंने दूसरी कंपनी को, दूसरे देश को हमारे ऊपर राज करने दिया, और उसी राज का नतीजा था कि हम इस धरती के बच्चे होकर उनका अन्याय सहते थे, और उन्हीं अन्याय को सहन करते करते हमारे ही बच्चों ने इस धरती के लाल नहीं अपनी जान दे देकर हमारे भारत को स्वतंत्र करवाया। तो इस तरह से यह कंपनी बाग धरोहर के रूप में और यह तोप प्रतीक के रूप में, ये दो चीज इस पाठ में बताई गई है। समझ गए आप लोग? अब हम इसका थोड़ा सा ही सार है उसे लिखेंगे। काव्य सौंदर्य, देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य में सबसे पहले कला पक्ष। कला पक्ष में सबसे पहली बात जो हमेशा ही होती है, कला पक्ष में क्या? भाषा सहज सरल और सुबोध है। भाषा सहज सरल और सुबोध है, सरल और सुबोध
हमें बताना चाह रहे हैं कि तोप और धरोहर के रूप में हमें क्या भाव बताया, ये हमें समझना है। तो भाषा भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम है, अभिव्यक्त करने में सक्षम है। भाषा भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। और क्या बताया इसमें? अच्छे अच्छे, कभी कभी, ये जो शब्द है कि पुनरावृत्ति हुई है ना, जिनका एक ही अर्थ है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाशित है। अच्छे अच्छे, कभी कभी, मैं पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और क्या है? छंद मुक्त कविता है। छंद मुक्त कविता जिसके अंत में कोई बाध्यता नहीं कि इतने ही छंद होने चाहिए, शॉर्ट होना है, दोहा होना है, कवित्व होना है, कुछ नहीं। छंद मुक्त कविता है, छंद मुक्त कविता। छंद मुक्त कविता समझ में आ रहा है? जिसमें कोई भी कहीं भी विराम होना, जैसे दोहा होता है कि इतने के बाद विराम होना है, कोमा लगना है, पूर्णविराम होना है, या तो कांत होता है आखिर में इस तरह से मिलाना होता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। छंद मुक्त कविता है। कौन सी शैली का प्रयोग है? चित्रात्मक। सामने ऐसा लग रहा है चित्र खींच दिया है, चित्रात्मक मेथड का, शैली का प्रयोग है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग। अब इसका कला पक्ष, भाव पक्ष देखेंगे हम। कला पक्ष देखिए, भाव पक्ष लिखिए। देखिए नंबर 1 2 में लिख देते हैं हम। देखिए, कवि के अनुसार अत्याचारी का कभी ना कभी, कवि के अनुसार अत्याचारी का कभी ना कभी, अत्याचारी को कभी ना कभी शांत होना ही पड़ता है। शांत होना ही पड़ता है मतलब अपने अत्याचार को खत्म करना ही पड़ता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, शक्तिशाली का, कितनी भी जबर है उतनी शक्तिशाली का, शक्तिशाली का अंत एक ना एक दिन, एक ना एक दिन अवश्य होता है, जरूर होता है, जरूर होता है। समझ में आया आपको? इस चैप्टर में इसी बात को बताया गया है। विरासत समझ में आया आपको? विरासत प्रतीक को किस रूप में प्रयोग किया गया है, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए कानपुर के अंदर जो बाग बनाया गया था, उस बाग में रखी तोप के बारे में इस कविता में चित्रण किया गया है। ठीक है, समझ में आया आपको? आप इसको पढ़ो और समझो।